हेलो क्लास 8th। आज मैं मॉडल टेस्ट पेपर 3rd आपको बता रही हूँ 8th साइंस का। इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं पहले आपको बता दे रही हूँ और इसके बाद मैं इसके आंसर्स आपको समझा दूँगी। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। आपको क्या करने हैं, सबसे पहले ऑप्शंस चूज़ करने हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, आपको करेक्ट पेयर सेलेक्ट करना है। रबी क्रॉप, रेन फॉरेस्ट, कहाँ पे उगते हैं? रबी फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट पे उगती हैं। खरीफ क्रॉप रेन फॉरेस्ट पे उगती हैं या फिर खरीफ क्रॉप रेनी सीजन पे उगती हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज मोस्ट हार्मफुल। आपको बताना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हार्मफुल है या ज़्यादा नुकसानदायक है। पहला है वायरस, दूसरा है फंगी और तीसरा है प्रोटोजोआ। इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सनलाइट क्या है? एक्सोटेबल नेचुरल रिसोर्सेज है, मैनमेड सोर्स है या फिर इन एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो आपको इन दोनों में, तीनों में से आपको एक आंसर चूज़ करना है। देखिए ये मैनमेड सोर्स तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों ऑप्शंस पे अपना दिमाग यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच आ सब्सटेंस कैच फायर इज़ कॉल्ड। वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो आग पकड़ लेता है, कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है, वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर कहलाता है? क्या वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है या फिर वो कंबशन कहलाता है या फिर वो फायर कहलाता है? ये 3 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका, विच एनिमल इज़ आ इंडेंजर्ड एनिमल। ठीक है, कौन सा एनिमल है जो इंडेंजर्ड एनिमल है, मतलब खतरे पे है? कौन सा एनिमल जो है खतरे पे है? क्या वो वाइल्ड बफेलो है या फिर काऊ है या फिर फ्रॉग है? नेक्स्ट है, देखिए, टेस्टाइस इज़ आ ब्लैंक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टाइस जो है वो किनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? क्या वो मेल का है या फीमेल का है या फिर प्लांट का है? तो आपको सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पता होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे कि ये जो ऑर्गन दिया हुआ है यह मेल का है या फीमेल का है या फिर प्लांट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडोलसेंस एज कब शुरू होती है? क्या वो 10 से 11 है या फिर 12 से 18 है या फिर 18 से 19 है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मस्कुलर फोर्स क्या है? क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स है या फिर मैग्नेटिक फोर्स है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 8 ऑप्शंस एंड होते हैं। अब हमारा है ऑप्शन नंबर 9, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन या फिर साउंड। क्या कहते हैं उसे हम? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर इज़ गोलकोंडा फोर्ट। कहाँ पे है गोलकोंडा फोर्ट? कहाँ पे? क्या वो हैदराबाद पे है, क्या वो राजस्थान पे है या फिर गुजरात में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। राइट द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एनी 3। वाई फास्फोरस इज़ केप्ट इन वाटर। इसी के अंदर आपके 2 क्वेश्चन हैं, आपको बताने हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है, आपको कोई कभी ये भी पूछ सकता है कि मेटल और नॉन मेटल पे डिफरेंस बताइए, और फिर ये भी पूछा है कि फास्फोरस जो है उसको वाटर पे क्यों रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन आ फील्ड। बोलता है कि यदि किसी फील्ड पे आप लगातार फसलें उगाते रहें तो उस तरीके से जो फसल जो होती है, एक ही फसल लगाते रहें या कंटिन्यू फसल लगाते रहें खेतों पे, तो वहाँ की मिट्टी जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो वो मिट्टी किस तरीके से प्रभावित होती है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, राइट आ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ये बहुत छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर
एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको ये बताना है कि जो फॉसिल फ्यूल हैं वो एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके से हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूज़िक। ये दोनों ही क्या हैं, साउंड है। ठीक है, नॉइज़ या म्यूज़िक। तो आपको ये बताना है कि ये साउंड्स जो हैं वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। नॉइज़ मतलब कि शोर और म्यूज़िक मतलब कि धुन या तान। ठीक है, तो इन दोनों में आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन अर्थक्वेक एंड फ्लड। आपको अर्थक्वेक का मतलब पता है, भूकंप। मतलब कि अर्थ में यदि वाइब्रेशन हो जाता है वो है भूकंप। तो अर्थक्वेक को समझाना है एंड फ्लड मतलब कि बाढ़ को समझाना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़। तो आपको बताना है कि यदि आप CNG, ये क्या है, एक फ्यूल का टाइप है। ठीक है, तो इस CNG फ्यूल का यदि यूज़ करते हैं किस पे, अपने ऑटोमोबाइल्स पे, मतलब कि अपने व्हीकल्स पे, तो आप किस तरीके से अपने सिटी के पॉल्यूशन को कम कर सकते, प्रदूषण को कम कर सकते। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। जंगलों की कटाई की वजह से किस तरीके से हमारी जो रेनफॉल है, मतलब कि बारिश में कमी आ रही है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जाम्पल। मेटामॉर्फोसिस क्या है, इसका एग्जाम्पल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको एग्जाम्पल्स बताने हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके शेप में कैसे चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन वाई फ्रिक्शन इज़ बोथ अ फ्रेंड एंड फो। ठीक है, फ्रेंड मतलब मित्र और फो मतलब दुश्मन। मतलब किस तरीके से फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए यूज़फुल भी है और यूज़फुल नहीं भी है, मतलब उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी है। कहीं कहीं फ्रिक्शन का होना ज़रूरी होता है और कहीं कहीं फ्रिक्शन का होना ज़रूरी नहीं होता। ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। हाउ नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन। तो आपको बताना है कि किस तरीके से जो ध्वनि प्रदूषण है, क्या है, ध्वनि प्रदूषण है वो ह्यूमन के लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है। डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या जो आपका प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इफ़ नॉट, यदि नहीं तो व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग। तो यदि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाए। नेक्स्ट है वाई डू वी सी द मून शाइन। हमको चंद्रमा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं अभी आपको बता रही हूँ। हेलो क्लास 8, आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 3rd 8th साइंस का सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। आपको बताना है कि रबी क्रॉप रेन फॉरेस्ट क्रॉप है, खरीफ क्रॉप रेन फॉरेस्ट है या फिर खरीफ क्रॉप रैनी सीजन है। तो खरीफ क्रॉप क्या है, रैनी सीजन है। विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ मोस्ट हार्मफुल। आपको पता है कि वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ये तीनों ही क्या हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप से। इनके अलावा भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसका करेक्ट आंसर है वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है सनलाइट इज़ एक्स वेजिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड सोर्स या फिर इन एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्स। तो आपको इसमें क्या होनी चाहिए, एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज की और इन एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और सीधी सी बात है, सनलाइट तो कोई मैन मेड सोर्स हो ही नहीं सकता है। तो एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो क्या होते हैं, यूज़ के बाद में ख़त्म हो जाते हैं, मतलब आप इसे बार बार यूज़ नहीं कर सकते हो। इन एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्स ये होता है जिनको आप बार बार यूज़ करते हैं और जो नेचर है वो खुद ही की पूर्ति करते चलती है। तो सनलाइट क्या कभी ख़त्म होता है, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए ये कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है, इन एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच
आ सब्सटेंस कैचेस फायर इज़ कॉल्ड। तो वो सबसे कम टेम्परेचर, जैसे कि अपन ने क्या किया, लाइटर जलाया और क्या होता है, हमारी जो गैस होती है एलपीजी जो है वो क्या करती है, फायर कैच कर लेती है। तो वो जो टेम्परेचर होता है वो कौन सा टेम्परेचर कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। वो कम्बशन नहीं है। कम्बशन क्या है, कम्बशन पे तो आप फायर को देखते नहीं हैं, वो अंदर ही अंदर क्या होती है, बर्न होती है। और फायर ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर कौन सा है, इग्निशन टेम्परेचर है। नेक्स्ट है आपका विच एनिमल इज़ आ इंडेंजर्ड एनिमल। इंडेंजर्ड मीन्स होता है खतरे में। तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो खतरे में है, मतलब जिनकी संख्या क्या होते जा रही है, दिनों दिन कम होते जा रही है। तो क्या वो वाइल्ड बफेलो मतलब कि जंगली बफेलो, काऊ है या फ्रॉग है, तो वो है वाइल्ड बफेलो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेस्टाइस इज़ आ ब्लैंक रिप्रोडक्टिव आर्गन। टेस्टाइस किसका रिप्रोडक्टिव आर्गन है, मेल का, फीमेल का या प्लांट का, ठीक है। तो ये है आपका मेल का रिप्रोडक्टिव आर्गन। नेक्स्ट है आपका एडल्सन्स एज इज़। एडल्सन एज कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 to 11, नो 12 to 18, यस ये एज क्या होती है, 12 to 18, ठीक है। मस्कुलर फोर्स इज़ आ, मस्कुलर फोर्स कौन सा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है या मैग्नेटिक फोर्स है। तो मस्कुलर फोर्स हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि हमारी मसल्स जब किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट पे आती है वो लगने वाला फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके जैसे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेट और आयरन जो है वो कांटेक्ट पे नहीं आते, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो वो हो जाता है आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे मस्कुलर फोर्स कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। नेक्स्ट है अपना क्या, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं या साउंड बोलते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम वाइब्रेशन बोलते हैं। वेयर इज़ गोलकोंडा फोर्ट, कहाँ पे है, गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे है, तो गोलकोंडा फोर्ट क्या, फोर्ट मतलब किला, तो गोलकोंडा फोर्ट क्या हैदराबाद में है, राजस्थान पे है या गुजरात पे है। तो गोलकोंडा फोर्ट जो है वो है हैदराबाद में। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एनी 3, वाई फास्फोरस इज़ कैप्ट इन वाटर। क्यों हम इन्हें वाटर पे रखते हैं, किसको, फास्फोरस को। आपको बताना है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में के क्या यूजेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स वो होते हैं जिनमें सोनोरिटी होती है, जिनमें डक्टिलिटी होती है, जिनमें मेलेबिलिटी होती है, जिनमें लस्टर्स, मतलब ये सब क्वालिटी जिसके अंदर होती है वो मेटल्स होते हैं, और जिन पे ये क्वालिटीज़ नहीं होती है वो होते हैं नॉन मेटल्स। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, देखिए ये मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं। तो हमारे पास में देखेंगे मेटल्स के यूजेस है, फॉर मेकिंग वायर, ज्वेलरी, यूटेंसिल ETC। तो हमारे घर में जो बिजली के वायर हैं या हमारे जो मम्मी ज्वेलरी पहनती हैं, ठीक है, ये सब किसकी बनी होती है, मेटल्स की बनी होती हैं। और यूटेंसिल मतलब जो आपके घर में बर्तन यूज़ करते हैं ये सब मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ आपके घरों में करते हैं, ये सब किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। मेटल्स कौन से हैं, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, ये सब क्या है, मेटल्स है, ठीक है। और नॉन मेटल के यूजेस हैं, रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए, इलेक्ट्रोड्स बनाने पे, और मैन्युफैक्चर अमोनिया ETC, इन सब को बनाने पे नॉन मेटल्स का यूज़ होता है। और हमें इसी क्वेश्चन पे पूछा था कि जो है फास्फोरस को वाटर पे क्यों रखा जाता है। तो फास्फोरस इज़ कैप्ट इन वाटर, इसलिए इसको वाटर पे रखा जाता है, बिकॉज इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। यदि हम इसको खुला छोड़ दें तो ये क्या करता है, आग इस पर लग जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे वाटर पे रखते हैं ताकि ये सीधे सीधे एयर के कांटेक्ट पे ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। तो आपको ये बताना है कि किस तरीके से जो सॉइल है वो प्रभावित होती है, यदि उसमें लगातार फसलें बोई जाएं तो किस तरीके से वहाँ की मिट्टी प्रभावित हो जाती है और उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। आपको पता है कि एक ही टाइप की फसल एक ही खेत पे बार बार लगाने से फिर उस खेत की फसल क्या हो जाती
जाती है, उस खेत से फसलें कम आने लगती है, मतलब कि उस खेत की उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन ये भी है कि यदि आप एक ही खेत में अलग अलग फसलें चेंज कर करके लगाते हैं तो ये उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं। तो चलिए इसका आंसर है कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअरर। क्या कर देती है, कंटिन्यू फसलें उगाने से वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। इन अ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। टू अवॉइड दिस अ मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन इज़ एडॉप्टेड, और इस परेशानी को दूर करने के लिए क्रॉप रोटेशन किया जाता है, मतलब बदल बदल के फसलें लगाई जाती है। विच मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल इंटैक्ट, जिससे क्या हो जाता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, सॉइल के पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, मेंटेन हो जाते हैं, और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आपको क्या बताने हैं, हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं, मतलब ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है ये बताने हैं कि कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो द हार्म caused by microorganisms are as follow, ये हैं, मैनी कम्युनिकेबल डिसीज सच एज कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस ETC आर caused by माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारी जो अपनी संपर्क में आने वाली बीमारियां होती है ना, वो किसकी वजह से फैलती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैलती है। मलेरिया इज caused by माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मलेरिया भी किससे फैलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है, जिसको बोलते हैं जैसे कि फीमेल एनोफिलीज मच्छर से आपको क्या फैलता है, मलेरिया फैलता है। वैसे एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू, डेंगू किससे फैलता है, एडीज मच्छर से। तो आपको ये याद रखना है कि एनोफिलीज से मलेरिया और एडीज से डेंगू। तो इस तरीके से बहुत सारी परेशानी हमें क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर इन एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्स। आपको ये बताना है कि फॉसिल फ्यूल किस तरीके से एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्स, एग्जिटेबल मीन्स होता है जो नेचुरल रिसोर्स क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, किसके, ह्यूमन के, उसके यूज़ करने से या ज़्यादा यूज़ करने से ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ये रिन्यू नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर है फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट इन नेचर इन लिमिटेड क्वान्टिटी, ये लिमिटेड क्वान्टिटी पे है नेचर पे, एंड आर बीइंग एग्जिटेबल abundantly by us, that is why fossil fuels are called exitable natural resources। और ये यूज़ करते करते रहने से, कंटिन्यू यूज़ करने रहने से क्या हो जाते हैं, कम होते चलते हैं, इसलिए इन्हें एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड साउंड। किस पे डिफरेंस पूछ रहा है कि नॉइज़ और साउंड में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से। देखिए सॉरी, नॉइज़ और म्यूज़िक, नॉइज़ और म्यूज़िक में तो ये दोनों ही क्या है, साउंड है। ठीक है, दोनों ही साउंड है, लेकिन इन पे क्या होता है, कुछ अंतर होता है। देखिए नॉइज़ मीन्स होता है हल्ला या शोर, और म्यूज़िक मीन्स होता है शोर या तान। तो क्या डिफरेंस है, द अनप्लीजेंट साउंड इज़ कॉल्ड नॉइज़। जो अनप्लीजेंट साउंड है, मतलब कि जो सुनने पे अच्छा नहीं लगता है, वो है नॉइज़। वेयर एज प्लीजेंट साउंड इज़ कॉल्ड म्यूज़िक, जबकि जो प्लीजेंट साउंड होता है वो होता है म्यूज़िक। नॉइज़ कैन प्रोड्यूस सो मैनी हेल्थ हैज़र्ड्स, और नॉइज़ की वजह से बहुत सारी हेल्थ में प्रॉब्लम्स होती हैं। वेयर एज म्यूज़िक ब्रिंग अबाउट सूथिंग इफ़ेक्ट्स, जबकि म्यूज़िक की वजह से कुछ अच्छे प्रभाव हमारे शरीर में पहुँचते हैं। यस, म्यूज़िक कैन बिकम अ नॉइज़ समटाइम्स, कभी कभी म्यूज़िक जो है वो नॉइज़ भी बन जाती है। व्हेन द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड वेरी हाई वॉल्यूम साउंड्स, जब जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे यदि हमारा टेप रिकॉर्डर है या फिर हमारा क्या नाम है, साउंड सिस्टम है, ये क्या करने लगे, हाई वॉल्यूम क्रिएट करने लगे, तब जो म्यूज़िक है वो भी क्या बन जाती है, नॉइज़ बन जाती है, शोर बन जाती है। ठीक है, हमारे कानों को क्या लगने लगती है, ये बुरी लगने लगती है। तो इस तरीके से जो है
म्यूज़िक भी कभी कभी क्या बन जाता है, नॉइज़ बन जाता है। अब आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है अर्थक्वेक एंड फ्लड। ठीक है, अर्थक्वेक और फ्लड को आपको समझाना है कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप क्या है और फ्लड मीन्स बाढ़ क्या है। ठीक है, तो देखेंगे कि अर्थक्वेक क्या है। द वर्ड अर्थक्वेक इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, भू एंड कंप। अर्थक्वेक शब्द जो है दो शब्दों से बना है, भू और कंप से। ठीक है, भू मतलब जमीन और कंप मीन्स होता है कांपना। विच जनरली मीन्स वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, जिसका सामान्य अर्थ क्या है, अर्थ का मतलब कि जमीन का कांपना। जस्ट एज स्फेरिकल वेव्स फ्लो अराउंड द सेंटर ऑफ अ पीस ऑफ स्टोन इन काम वाटर। जैसे कि आप जब पानी पे एक पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर के आसपास क्या दिखाई देती हैं आपको, गोल गोल सी वेव दिखाई देती हैं, ऐसे ऐसे पानी के आसपास पत्थर जहाँ फेंका है वहाँ दिखाई देती है। तो इसी तरीके से अर्थ में क्या होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है। इन द सेम वे सिस्मिक वेव्स प्रोग्रेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ जियोलॉजिकल ऑर्गन। इसी तरह से अर्थ का जो केंद्र है वहाँ पे भी तरंगे उठती हैं। द प्लेस वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड अर्थक्वेक सेंटर। और जहाँ से अर्थक्वेक की तरंगे या वाइब्रेशन होता है वही कहलाता है अर्थक्वेक सेंटर। ठीक है, तो यह है अर्थक्वेक। ऐसे ही हमें क्या पढ़ना है, फ्लड मीन्स होता है बाढ़। जब पानी बहुत तेज़ी से या बहुत ज़्यादा बहने लगता है तो वो रूप ले लेता है किसका, बाढ़ का। ठीक है, हमारे जो बहुत सारी जगह पे हैं जहाँ पे कहना चाहिए नदियाँ उथली हो गई हैं, वहाँ पे क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। फॉर फ्लड कंट्रोल सुटेबल लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन मेजर्स शुड बी अंडरटेकन इन द रिवर सबमर्ज एरिया शो दैट रन ऑफ कैन नॉट बी अनकंट्रोल्ड। तो कहता है कि जो रेनफॉल होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है तो वो किसका रूप ले लेती है, फ्लड का। तो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स को सबमर्ज करना पड़ेगा और इसके लिए बड़ा से बड़ा एरिया हमें देना होगा। तो इस तरीके से हम बाढ़ को रोक सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़। तो किस तरीके से CNG का यूज़ करके हम अपने ऑटोमोबाइल्स के जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो CNG जो है ये एक प्योर फ्यूल है, मतलब एक शुद्ध आपका ईंधन है। इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, हमारे जो पॉल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। तो CNG कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ मेथेन। CNG में बहुत अधिक मात्रा में मेथेन पाया जाता है। विच कंटेंस आ सिंगल कार्बन एटम, जिसमें सिंगल कार्बन एटम होता है और ये क्या करता है, CH4 होता है मेथेन में, सिंगल कार्बन। कम्ब्यूस्ड मोर क्लीनली, जो कि बहुत ही साफ जलता है। ठीक है, जब वो जलता है तो प्रदूषण नहीं करता, देन अदर फॉसिल फ्यूल्स, दूसरे फॉसिल फ्यूल की कंपैरिजन में, हेल्पिंग टू मिनिमाइज, और ये प्रदूषण को कंपेयर करता है। इसी वजह से हम CNG का यूज़ करते हैं और CNG का यूज़ करके हम अपनी सिटी में पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जाम्पल। मेटामॉर्फोसिस क्या है, तो मेटामॉर्फोसिस एक, देखिए जब हमने लेसन पढ़ा था एडल्सेंस, तो एडल्सेंस लेसन पे क्या हुए थे, बहुत सारी आपकी कंडीशंस आई थी, तो उन कंडीशंस पे एक थी आपकी मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस होती क्या है, ठीक है, तो देख रहे हैं मेटामॉर्फोसिस होती है द ड्रेस्टिक change that takes place to change from larva to adult is called metamorphosis। तो बोलता है कि जो एडल्ट होते हैं, मतलब कि जो 12 से 18 की एज पे पहुंचते हैं, उन पे एक चेंजेस आता है, ड्रेस्टिक चेंज। इसकी वजह से उन पे लार्वा जो है वो चेंज होते रहता है, तो इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। विच इज़ कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन्स, जिसको कंट्रोल कौन करता है, इंसेक्ट हार्मोन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कज आ चेंज इन शेप ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो आपको ये बताना है कि आपको ऐसी 2 कंडीशंस बतानी हैं या ऐसे 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं जिसमें किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने से उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो
जैसे कि आपने देखा है कि एक बलून, ठीक है, बलून को क्या करते हैं, बलून पे जब हम प्रेशर डालते हैं तो बलून क्या हो जाता है, दब जाता है, ठीक है, और इस तरीके से बलून का शेप जो है वो चेंज हो जाता है, बलून क्या हो जाता है, दब जाता है, और वो जो बलून था वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि जिस पे हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनके शेप होते हैं क्या, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई फ्रिक्शन इज बोथ आ फ्रेंड एंड आ फो। क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो किस तरीके से हमारा फ्रेंड भी है और हमारा फो भी है। फ्रेंड मतलब कि मित्र और फो मतलब कि दुश्मन, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन है, देखिए फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होता है कि आप किसी ज़मीन पे सीधे खड़े रह पाते, ठीक है। यदि हम खड़े रह पा रहे हैं तो किसकी वजह से खड़े रह पा रहे हैं, हम फ्रिक्शन की वजह से खड़े रह पा रहे हैं। किसी जगह पे हम चल पा रहे हैं तो हम किसकी वजह से चल पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही क्या होते हैं कि बहुत सारी जगह पे हमें फ्रिक्शन ज़रूरी है, यानी कि ज़मीन पे सीधे रहने के लिए, सीधे खड़े रहने के लिए हमें फ्रिक्शन ज़रूरी है। लेकिन जब हमारी गाड़ी, मोटर या यहाँ पर जब फ्रिक्शन बढ़ता है तो इससे हमारे व्हीकल्स क्या होते हैं, ख़राब होते हैं। तो वहाँ पर हमें फ्रिक्शन क्या होता है, वहाँ पे हमारा फो होता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो हमारा फ्रेंड भी है और फ्रो भी है। तो देखिए फ्रिक्शन ऐसा फ्रो the hold a glass we have resist on our palm which increase the friction between palm and glass, ठीक है। हम अपने हाथों पे ग्लास पकड़ पा रहे हैं किसकी वजह से, फ्रिक्शन के वजह से। we do write anything with pen और पेंसिल, हम पेन और पेंसिल से लिख पा रहे हैं, ये किसकी वजह से लिख पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रहे हैं। अब देखेंगे कि फो कैसा है। फ्रिक्शन वियर आउट मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रू, बॉल बेयरिंग और शोल्स ऑफ शूज। तो यहाँ पर हमको फ्रिक्शन कम करना पड़ता है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हम क्या हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप हो जाएंगे, सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो हमारे बाल बेयरिंग मतलब कि जो हमारे कहना चाहिए जो व्हीकल्स रहते हैं वहाँ पे हम बाल बेयरिंग लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन ना हो, ताकि हमारा जो व्हीकल जो है उसके जो पार्ट्स हैं वो घिसे ना। तो यहाँ पर हमारे लिए फ्रिक्शन ज़रूरी नहीं होता, यहाँ पे फ्रिक्शन एक फो की तरह काम करता है। फ्रिक्शन कैन आल्सो प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन की वजह से हीट बढ़ती है। विच इंक्रीज वायर एंड टीयर्स ऑफ मशीन पार्ट्स, जो हमारे मशीन पार्ट्स को ख़राब करते हैं। इट आल्सो कस मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी को भी वेस्ट करते हैं। बिकॉज दिस हीट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड, क्योंकि इस हीट का हम उपयोग नहीं कर सकते, या फिर ये हीट जो है वो किसी भी काम पे नहीं आती है। अब आपको बताना है कि हाउ नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन, कि नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से एक ह्यूमन के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसा है कि यदि आप बहुत तेज़ तेज़ साउंड सुनने लगें, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा मतलब साउंड सुनने की आदत हो जाए या बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगे, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि आपके कानों की सुनने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं वो क्या हैं, क्या किसके, नॉइज़ पॉल्यूशन के। नॉइज़ पॉल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं ये। द नॉइज़ पॉल्यूशन में कस मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होती है, नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से होती है। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, नॉइज़ पॉल्यूशन है कि मतलब ऐसा साउंड जो हमारे कानों को बुरा लगे, वो है नॉइज़ पॉल्यूशन। लैक ऑफ स्लीप, हाइपर टेंशन, इससे हमारी नींद जो होती है वो ख़त्म होती है, मतलब नींद की कमी हो जाती है, अनिद्रा आ जाती है, मतलब नींद नहीं आती है। हाइपर टेंशन, टेंशन बढ़ जाता है, हाइपर टेंशन की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, एनेक्सिटी, गुस्सा आता है। ETC आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट मे बी कस्ड ड्यू टू नॉइज़ पॉल्यूशन। ऐसी ही कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से। मोर ओवर अ पर्सन हु इज़ एक्सपोज्ड टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट डिफिशियंस। इसी तरीके से यदि एक पर्सन लगातार तेज़ आवाज़ को सुनते रहे तो या तो वो पूरी तरीके से या फिर टेम्परेरी, परमानेंट या टेम्परेरी क्या हो जाता है, डीफनेस हो जाती है, मतलब कि उसमें बहरापन आ जाता है। इस तरीके से जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है।
Does pure water conduct electricity? If not, what can we do to make it conducting? बोलता है कि क्या जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? यदि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिएगा, आपको पता है कि जो वाटर होता है, वाटर से ही क्या होती है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आपको ये तो पता ही है कि हमारा जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, कौन सा वाटर? प्योर वाटर। तो जो प्योर वाटर होता है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? तो यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हमारा जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि प्योर वाटर में क्या होते हैं, चार्जेस नहीं होते हैं। प्योर वाटर फिल्ट्राइज होता है, तो फिल्टर होने के बाद में उसमें चार्जेस नहीं होते हैं, तो चार्जेस नहीं होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। यदि हमें उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेंगे, उसमें चार्जेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। चार्जेस यदि उसके अंदर होंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यदि इसमें चार्जेस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी उससे कंडक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू वी सी द मून शाइनिंग? हमें चंद्रमा चमकते हुए क्यों दिखता है? ठीक है, कोई भी चीज़ साइन कब करती है? जब उस पर क्या पड़ता है? लाइट पड़ता है। जब हमारे मून पे लाइट पड़ता है और उसकी सरफेस जो है वो क्या करती है? लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें मून जो है वो शाइन करता है। जैसे कि मून की सरफेस है, मून की सरफेस पे लाइट आया और लाइट ने इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया, ये लाइट हमारी आँखों तक पहुँचा और हमारी आँखों पे पहुँचने के कारण ही मून या स्टार्स हमें शाइन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से इनके आंसर्स आपको मैंने आज बता दिए। थैंक यू।